देखो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिटी में जो हमारे लिए है वो टॉपिक है राज्य व्यवस्था। ठीक है, और राज्य व्यवस्था में अगर हम बात करें तो राज्य व्यवस्था जो हम कह लेते हैं वो क्या हो जाएगी, राज्य प्लस व्यवस्था। इनडायरेक्ट में से कहूं तो राज्य करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, राज्य व्यवस्था कह देते हैं। क्लियर थी बात? राज करने की व्यवस्था को ही राज्य व्यवस्था कहते हैं। और राज्य व्यवस्था के तहत हमारे जो सिलेबस है उसमें कौन सा टॉपिक ऐड करा गया है, संविधान। कौन सा हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संविधान। अच्छा, अगर मैं कहूं संविधान होता क्या है तो कोई मुझे बताएगा संविधान किसे कहते हैं? किसी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने की जो व्यवस्था होगी उसे संविधान। किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन चीजों के नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना संविधान कहते हैं। इतनी तो बात कहते हैं। अगली चीज देखो, अगला यहाँ पर मैं कहूं तो संविधान होता क्या है, देखो संविधान जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर है, सम प्लस विधान। ठीक है, तो इसका अगर हम कहें तो इसका अर्थ क्या निकलता है, कानूनों का संग्रह, कानूनों का समूह, समूह या संग्रह क्या कहलाता है, कानूनों का समूह या संग्रह को हम क्या कह लेते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, याद रखना कानूनों के समूह या संग्रह को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। अब देखो संविधान की आवश्यकता हम सब लोगों को, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, संविधान की आवश्यकता हम सब लोगों को क्यों पड़ती है। देखो डेफिनेशन की बात करें तो तुम्हारे सामने ये डेफिनेशन है, कानूनों के समूह या संग्रह को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। डेफिनेशन ये हो जाएगी, किसी देश को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या नियमित रूप से चलाने के लिए जिन नियम कानून की आवश्यकता होती है उन्हीं को जो जिस उनमें संग्रह करा जाता है, लिखित हो या अलिखित हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, संविधान। क्या कहा जाता है, संविधान। जैसे मैंने क्या बताया तुम्हें, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, संगठित और नियंत्रित करने के लिए जिन नियम और कानून के लिखित या अलिखित रूप से चलाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, लिखित या अलिखित। अभी इस पर दोबारा से लौट के अभी बताएंगे, सब बता देंगे। इतना क्लियर? अब देखो मैं पहली बात करता हूं कि विधान का मतलब होता है नियम, पहली चीज। ठीक है, और वो नियम कानूनों के बारे में बता दें। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो यहां पर जो बेसिकली बात आती है कि संविधान होता क्या है, कि हम लोगों के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ, कोई बताएगा संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो मैंने तुम्हें बता दिया कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कह देते हैं, नियम कानून के वो हो जाता है। ठीक है, संविधान कह देते हैं। पर क्या हम पे भी ये नियम कानून लागू होते हैं? बिल्कुल होते हैं। और देखो ये हो गया किसी देश के लिए, तो उसे क्या कह देते हैं हम, संविधान। पर बेटा तुम्हारे घर का भी अलग अलग संविधान तुम्हें देखने के लिए मिलता है। घर वाले थमा देते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से। जो घर के बड़े मेंबर होते हैं क्या कहते हैं, अगर बेटा रात में 10 बजे के बाद घर में घुसो तो घर में एंट्री ना है, क्या देते ना, क्या देते हैं, बाहर सोइए चादर डाल के, घर में ना घुसन देंगे, होता ना होता है। और कभी कभार किसी घर वाले ऐसे होते हैं कि बेटा अगर सुबह 4 बजे के से पहले अगर ना उठे रजिया में से तो समझ लीजिए एक टाइम डिसाइड कर देते हैं ना घर वाले। घर वालों के कुछ अलग नियम और कानून, जैसे कि सुबह इतने बजे उठना है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब अगर संविधान नहीं होगा या घर में कोई नियम कानून नहीं होगा तो कोई भी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। जैसे हम हैं, कभी उठे कभी सोए कभी कुछ करा, कोई मतलब नहीं है, पर इससे हमारी दिनचर्या पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। उसी तरह से अगर कहीं पर भी नियम और कानून हमारे लाइफ में अगर नहीं होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे। उसी तरह से देश को अगर चलाना है अच्छे से, अगर देश में नियम और कानून नहीं होंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था और इन सब पे क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है, संविधान की। संविधान क्या होता है, कानूनों का संग्रह होता है। ये चाहे लिखित हो या अलिखित हो, दोनों प्रकार से ये आपको देखने के लिए मिलती है। पहली चीज।
अब संविधान हम देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना, संविधान मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है? एक क्या होता है लिखित, और दूसरा क्या हो जाता है अलिखित संविधान। कौन सा हो जाता है? अलिखित संविधान। अच्छा, लिखित और अलिखित में क्या फर्क है? देखो, लिखित का मतलब जो हैंडमेड, मतलब जिसे क्या करा गया हो, हाथ से लिखा गया, उसे क्या कह देते हैं? लिखित संविधान। और जिसे हाथ से ना लिखा गया हो या इनडायरेक्ट में से कह दें, जो मौखिक रूप से, उसे क्या कह देंगे? हम अलिखित संविधान कह देते हैं या मौखिक संविधान कह देते हैं। तो लिखित संविधान के तौर पर जैसे आप जानते हो कि विश्व का सबसे महानतम दस्तावेज जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से देश में हमें ये व्यवस्था देखने की मिलती है? भारत में। और आदर्श कहाँ का माना जाता है? अमेरिका का, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का माना जाता है, यूएसए का। यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? लिखित संविधान। तुम्हारा पड़ोसी भी एक भूमंगा जैसा देश है, उसमें भी है, कहने के लिए है, ठीक है, नेपाल में भी है। हमारे जो आसपास के अधिकतर देश हैं उनमें आपको किस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा? लिखित संविधान देखने के लिए। मैं एग्जाम्पल कुछ गिने चुने देशों का बता। और अलिखित की बात करूं कि कहां पर हमें अलिखित संविधान देखने के लिए मिलता है, तो अलिखित कहां पर देखने के लिए मिलेगा? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? अलिखित है। पहला कौन सा हो जाएगा? ब्रिटेन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अगला देश आप देख सकते हैं इजराइल। कौन सा हो जाएगा? इजराइल। और उसके बाद ये इजराइल को पूछा गया, और मैं हमेशा पूछता हूं कि इजराइल का इस समय कोई मुझे बताएगा राष्ट्रपति कौन बना है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। और अगर यरूशलेम ऑप्शन ना हो तो क्या हो जाएगा? तेल अवीव। ठीक है, ये याद रखो। इसके बाद और इजराइल की प्रमुख मस्जिद का नाम क्या है? अल-अक्सा मस्जिद। बहुत पूछा जाता है कहां पर है, तो वो इजराइल है। उसके बाद दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब। तीसरा सऊदी अरब। यहाँ पर भी हमें किस प्रकार की वो देखने के लिए मिलती है? तो अलिखित संविधान देखने के लिए यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर की बात? तो यहाँ कुछ देशों में हमें क्या मिलता है? लिखित संविधान, और कुछ देशों में क्या मिलता है? अलिखित। मतलब जहाँ पर क्या हो, संविधान लिखित तौर पर दिए। जैसे भारत में अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा गया है। और जैसे अगर मैं बात करूं ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब, तो इनमें क्या करा गया है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरली, या कहें तो अलिखित। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नियम और कानून लिख के देते हैं। कैसे क्या करते हैं? घर वाले लिख के देते हैं या सिर्फ ओरली बता देते हैं? ओरली धमका देते हैं ना, बेटा समझ लियो, अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है, या अंजाम बुरा होगा। तो ये कैसा होगा? यहाँ पर वो इशारा कर रही है। लिखित तो ये बताया कि ये मतलब हमने पढ़ा है, मतलब और लोग पढ़ भी सकते हैं, और अलिखित है तो लोग बेटा उनके बारे में इन्फॉर्म करें, ठीक है। जैसे अभी एक मूवी आई थी, तुम लोगों को पता होगा कि अभी एक मूवी आई है जिसका नाम तुम लोग जानते होंगे, मिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो उसमें एक केस दिखाया गया है, ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ कि उसमें दिखाया गया है कि जो हमारे यहाँ के NRI लोग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चले जाते हैं? किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, ये यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, और उन्हें वहाँ के नियम और कानूनों के बारे में पता नहीं होता। और जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बेसिकली तुम लोग जानते हो कि हमारे यहाँ तो भाई साहब बेसिक होता है कि हमारे यहाँ जूता, चप्पल, लाते, भूसे, ये कॉमन सी बात है, बच्चे का पटना अमूमन बात है, माँ का बच्चे को प्यार दिखाना, पुचकारना, खाना खिलाना, ये सब हमारे यहाँ नॉर्मल सी बात है। ये माँ का प्यार है। बच्चे हम लोग जब छोटे होते हैं तो अपनी मम्मी के पास लेटते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। पर जैसे ये आपका नॉर्वे हो गया, ठीक है, और जो शायद नीदरलैंड है या कुछ ऐसे ही वो देश, जर्मनी, और जर्मनी का भी बाइकआउट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो अपनी मम्मी से अलग रहने की कंडीशन हो जाता है, तो उसे एक अलग रूम में रखा जाता है। और दूसरी चीज, जो उसे बच्चे को मारा नहीं जा सकता, और बच्चा माँ के हाथ से खाना नहीं खिलाया जा सकता। जैसे हमारे माँ प्यार से खाना खिला देती, ले तेरे हाथ खराब है, ले मैं खिला दूंगी,
हाथ से खिला देनी है। और हमारे यहाँ तो पहले से एक परंपरा रही है कि हम किससे खाते हैं, हाथ से खाना खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपैरिजन चम्मच से, ठीक है। वो तुम्हारे कटलरी और इनका यूज करने से मना बचते हैं हम लोग अमूमन। तुमने देखा होगा जब शादी बारात में जाते हैं तो कहीं जाके ज्यादा अंग्रेज बनते हैं, घर में होते तो हाथ ही काम चल रहा होता है। तो वहां पर ये क्या है, इन चीजों को निग्लेक्ट किया जाता है। पर अगर वहां पर अगर ये चीज होती हुई देखी जाती है बच्चे के साथ, तो वो क्या सोचते हैं कि माँ बाप क्या है मेंटली डिस्टर्ब है और बच्चे का केयर करना नहीं जानते, और बच्चे को क्या कर लेते हैं किसी अनाथालय में भेज देंगे या चाइल्ड केयर सेंटर में भेज देंगे। हमारे यहाँ की मम्मी के पास चले आओ, 2 चप्पलें और मार के लगवा देंगी, और ये हमारे यहाँ क्या हो जाता है, मम्मी का प्यार है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर अलग उन लोगों के लिए इन्फॉर्म करा जाता है कि वहां के नियम और कानून को बाद में बताया। ये जब वायलेंस हो जाता है फिर पता चलता है कि जब तुम नियम तोड़ दोगे, जब फाइट पड़ता है तो तुम्हें पता चलता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे हमारे इंडिया में तो कोई नियम कानून होता ही नहीं, यहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है तो सबसे ज्यादा वहीं थूका जाता है। बोले तूने लिखा कैसे है, तो वो एक अलग कंडीशन है, ठीक है। तो आप देखो इधर, और अदर कंट्रीज में जाए तो वहां जो लिखा होता है उसे मानना भी कंपलसरी होता है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, संविधान के 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, लिखित और अलिखित संविधान। पहला क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका में लिखित संविधान के तौर पर देखा जाता है, अलिखित ब्रिटेन, इजराइल और स्पेन। अब देखो जो हम लोग जो बात करते हैं वो संविधान में 2 प्रकार से देखने के लिए मिलती है। जो संविधान जिन देशों में देखने के लिए मिलता है, वो जो इनका लीडर होता है, अध्यक्ष जो चुना जाता है, वो अलग अलग तरीके से चुना जाता है। कुछ देशों में जो हम व्यवस्था देखते हैं, सॉरी इस तरह कर रहा हूं, कुछ देशों में जो हम व्यवस्था देखते हैं वो कौन सी व्यवस्था देखते हैं, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है। और कुछ देशों में हम क्या देखते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। किस प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, एक जगह मिलेगी लोकतंत्रात्मक और एक जगह क्या देखने के लिए मिलेगी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या देखने के लिए मिलेगी, राजतंत्र लोकतंत्रात्मक। अभी पहले हम बात करते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहां देखने को मिलती है। जहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, राजा और रानी देखने के लिए मिलेगा, बेसिकली वो वहां पर आपको लिए क्या मिलेगी, तो याद रखना वहां पर आपको राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। या इनडायरेक्ट में से कहूं, यहां पर जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, वंशानुगत राजतंत्रात्मक। जैसे आपने एशियन पीरियड में या हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले एक शासक हुआ था जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य, जिसने स्थापित करा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा कौन बना था, बिंदुसार शासक बना। बिंदुसार के बाद आप देखेंगे कि अगला जो शासक बना था वो अशोक बना था। अशोक के बाद कुणाल, फिर इस तरह से कई शासक चलते चलते फिर अंतिम शासक हुआ था बृहदर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुई, मौर्य वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। इस तरह से हम पढ़ते हुए जब तक कोई दूसरा राजा उसकी हत्या करके अब उसकी जगह पर ना बैठ जाए, तब तक ये जो वंश होता था वो वंश के आधार पर चलता, उसे हम क्या कह देते हैं, राजशाही। लाइव एग्जाम्पल अभी आपके सामने घटित हुआ है जिसमें हम क्या देते हैं, आपने देखा होगा ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड की क्या हुई थी, अभी डेथ हुई थी। तो उनके बाद अगला राजा कौन बना, चार्ल्स, ठीक है, ये बने। तो क्या हुआ, उन्हीं का तो बेटा चुना गया, तो वहां पर क्या होगा, वंश के आधार पर, मतलब यहाँ पर आपको क्या है, राजशाही देखने के लिए मिलती है। जैसे अमूमन आपको कहां देखने के लिए मिलती है, ब्रिटेन। और दूसरा और देश कौन से हैं, जापान, ठीक है। कौन सा देश हो जाएगा, जापान। दूसरा अभी एक देश और है भूटान, आपका पड़ोसी। भूटान में भी अभी आपको क्या देखने के लिए मिलती है, राजशाही व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। तो ये जो देश है आपको किसमें देखने के लिए, राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में आप क्या देखते हैं, जहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में जो लोकतंत्र की डेफिनेशन एक अब्राहम लिंकन ने दी थी, जिसमें कहा गया है जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासक। जनता जब क्या है, खुद के लिए खुद का शासक को चुनती है, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर क्या देखते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था। मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको कौन सा देश मिलता है, भारत और यूएसए, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, भिड़मंगा, ठीक है। और आप और देख सकते हो तो श्रीलंका भी हो सकता है,
ठीक है, नेपाल भी हो सकता है, नेपाल में अभी इलेक्शन हुए हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। कई सारे देश हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, पर मैं यहाँ पर लिमिटेड ही देश लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था। आप यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो कैसी नहीं होती, आपने देखा होगा एक होता है लोकतंत्र और गणतंत्र। यहाँ पर जो चीजें होती हैं वो अधिकतर कैसे होती हैं, वंशानुगत नहीं, यहाँ पर वंशानुगत नहीं, याद रखिए। वो गणतंत्र का मतलब है जहां पर चीजें वंशानुगत नहीं चलती, वो अधिकतर किसमें देखने के लिए मिलती है, आपको भारत में जैसे देशों में देखने के लिए मिलती है। अब एक बात बताओ कि भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, पंडित JN नेहरू बने थे पहले, ठीक है। इनके बाद अगर वंशानुगत चीजें होती तो बनना किसे चाहिए था, बेटा या बेटी, इंदिरा गांधी को बनना चाहिए था, पर बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब मृत्यु हुई उसके बाद बने थे गुलजारीलाल नेहरू, वो टेम्परेरी तौर पर आए, चलो। उसके बाद अगला कौन बना था, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कौन आई थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के टेन्योर के बाद आपको पता है कि बीच में कौन आ गए थे, मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर कोई वंश नहीं है जो वंश के आधार पर चीजें चले। अब भाई साहब इस आधार पे तो आपने तुम कहो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, राजीव गांधी के बेटे कौन हो जाएंगे, राहुल गांधी। बनना कैसे चाहिए, राहुल गांधी को। अब बेचारे दाढ़ी बना के रोड पर घूम रहे, बनना तो होनी चाहिए ना। और भैया इसमें बैठा हुआ ने नरेंद्र मोदी बैठे है, नहीं है। तो यहाँ पर हमने अपना लीडर क्या करते हैं, हर 5 साल में आप अपने लीडर को क्या करते हो, चुनते हो। तो ये क्या है, आपको अध्यक्षात्मक व्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखें। और लोकतंत्र व्यवस्था में हम देखते हैं कि अधिकतर आपको क्या देखने के लिए, कितना क्लियर हो गया, ऐसे थोड़ा सा रखो। लोकतंत्र व्यवस्था में आपको मेनली क्या देखने के लिए मिलती है, संसद देखने के लिए। संसद इधर भी देखने के लिए मिलेगी, दोनों तरफ लगभग देखने के लिए, खासतौर से ब्रिटेन जैसे देशों में मिलती है। जैसे अगर हम बात करें भारत में जो शासन व्यवस्था को बनाने का काम करती है वो कौन करती है, संसद करती है। अगर देखो एक चीज बेसिकली पूछा जाता है कि भारत में अगर हम बात करें तो एक आपको देखने के लिए मिलती है 3 प्रकार की। हम जो एक पढ़ते हैं संघ, हम इंडिया को क्या कहते हैं, यूनियन। और संघ में जो हम पढ़ते हैं वो 3 चीजों को पढ़ते हैं। एक होती है कार्यपालिका, एक क्या हो जाती है, कार्यपालिका, एक क्या हो जाती है, विधायिका, या जिसे क्या कहा जाता है, व्यवस्थापिका। क्या कह दिया जाता है, और व्यवस्थापिका के बाद अगला जो हमारा हिस्सा जाता है वो क्या है, न्याय। कौन सा हो जाएगा, न्यायपालिका। अच्छा ये बताओ कि बहुत पूछा जाता है कि शायद ये वाला तो क्वेश्चन अभी यूपी पैट 2000 उसमें आया था, ये अभी जो निकल के गया है 2022 में आया, ठीक है। बताओ इसमें ये विधायिका का क्या कार्य होता है, विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। विधायिका का क्या काम होता है, कानून को बनाना। मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कानून बनाने का काम किसका होता है, तो याद रखना विधायिका का काम होता है कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। अब कार्यपालिका का काम क्या होता है, उसको लागू करना। क्या करना, लागू करना। इसका काम क्या होता है, उसको लागू करना। इसका काम क्या होता है, कार्यपालिका का उसे लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, निर्णय या उस पर न्यायिक डिसीजन लेना, वो किसके डिपेंड आ जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जैसे अभी मैं हमेशा एक केस लेता हूं कि आपने देखा होगा एक अभी बिल आए थे, कौन से, कृषि, ठीक है। उन्हें कहां से पारित किया गया था, संसद से पारित किया गया। और संसद से पारित करने के बाद उन्हें किसने लागू कर दिया, उन्हें लागू किसने कर दिया, कार्यपालिका ने लागू कर दिया। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सिग्नेचर करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। पर उस पर क्या होगा, बहुत बड़ा विवाद। तुमने देखा होगा
भाई साहब 26 जनवरी को दिल्ली में परेड कर दी, ठीक है, किसान कह दो या उपद्रवी कह दो, जो भी कुछ थी, ठीक है, उनने क्या कर दी, दिल्ली में परेड कर दी। और कई दिनों तक तो जो किसान थे, जो अच्छे जो समझदार थे, उन्हें लगभग 1.5-2 साल तक उन्हें लगातार धरना प्रदर्शन किया और बाद में मजबूरी में आकर क्या करना पड़ा, सरकार को उन बिलों को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है, तो इस पर जो निर्णय लेने का काम है वो किसका है, न्यायपालिका का। अगर कोई नियम और कानून गलत बना है तो उस पर डिसीजन कहां पर लिया जाएगा कि वो सही है या गलत, वो कौन देखेगा, न्यायपालिका देखेगा। आपने देखा होगा कि कई बार संसद जो होती है वो नियम और कानूनों को बहुत गलत तरीके से बना देती है। जैसे आपने देखा होगा कि 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, जो आया था, उसमें क्या करा गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का क्या करा गया था, गठन किया गया था। किसके स्थान पर, कोलिजियस सिस्टम के आधार पर इसका क्या करा गया था, गठन। मैं समझा रहा हूं, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है, अभी हम पूरे सब चीजों पर बात करेंगे। उस पर क्या करा गया था, गठन किया गया था। और गठन करने के बाद हमारा आर्टिकल क्या कहता है, ये कानून किसने बनाया, विधायिका ने कानून बना दिया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाएगा और जो कॉलेजियस सिस्टम है उसको समाप्त कर ये क्या करेगा, जो हमारे न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिए और इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। फिर बाद में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये क्या करता है, हमारे संविधान के मूल ढांचे में उल्लंघन करता है और अगर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो ये क्या कर सकता है, न्यायपालिका उस नियम और कानूनों को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। और इसी के तहत 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को रद्द कर दिया गया। यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि 99वां संविधान संशोधन, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसे रद्द कर दिया गया, तो वो कौन सा हो जाएगा, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब देखो समझिए कि इनका काम क्या होता है, विधायिका का कानून बनाना, इसका काम क्या होता है, कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब क्या हो जाता है, उस पर न्यायिक निर्णय। क्लियर की बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो इसमें हम पढ़ते कितनी, जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारी विधायिका है उसमें हम मेनली पढ़ते हैं हमारे संसद, किसको पढ़ते हैं, संसद। और संसद में जो हम बात करते हैं किनके बारे में बात करते हैं, तो संसद में अगर हम बात करें तो संसद से अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे, हाँ संसद के कुल कितने अंग होते हैं, संसद के जब भी आपसे क्या पूछे, अंग पूछे, तो याद रखना संसद के जो अभिन्न अंग है वो कितने हैं, 3। पर आपसे जब पूछे संसद में सदन कितने, तो याद रखना संसद में सदन कितने होते हैं, 2। और सदनों के माध्यम से ही क्या बनाए जाते हैं, नियम और कानूनों को बनाए जाते हैं। पहला क्या हो जाता है, पहला हो जाता है लोकसभा, जिसे हम क्या कह देते हैं, लोअर हाउस, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाता है, राज्यसभा, जिसे क्या कह देते हैं, अपर हाउस, ठीक है। याद रखना ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा गया है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3, और सदन कितने होते हैं, तो 2। सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अंग पूछा जाए तो अंग कितने हो जाते हैं, तो याद रखना 3। तीसरा अंग जो है वो कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसमें काम करता है, कार्यपालिका। तो याद रखना विधायिका में कौन सी आती है, संसद। संसद में भी कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्या करती है, आपको पता है, नियम और कानूनों को बनाती है, पर लागू कौन करता है, राष्ट्रपति। और मैंने क्या बताया, कार्यपालिका का काम क्या होता है, लागू करना, ठीक है, या लागू करवाना। पहला इसमें हम जो पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो हम पढ़ते हैं वो किसे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति। फिर कौन आ जाते हैं हमारे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन से आ जाते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और उसके बाद अगला कौन सा आ जाता है इसमें, महान्याय। कौन आ जाएगा, महान्याय। टोटल हम इनको क्या करते हैं, पढ़ने का इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, हमारी कार्यपालिका। और न्यायपालिका ये केंद्र की बता रहा हूं, ठीक है। और न्यायपालिका में हम किसको पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, इसे सर्वोच्च न्यायालय, या जिसे हिंदी में कहें, इंग्लिश में वो इंग्लिश में हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। और अगर हम बात करें तो इसे और भी क्या कहा जाता है,
उच्चतम न्यायालय क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय के नाम से इसे क्या है जाना जाता है। क्लियर इतनी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें हम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। देखो ये क्या कर दिया, इन दोनों ने नियम को बना दिया, इनने क्या कर दिया, उसको लागू करवा दिया। लेकिन राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, लागू हो जाता है? नहीं हो जाता, तुरंत उसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाता। और उससे संबंधित कोई विवाद है तो उसे निपटारा कहां पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर थी बात? अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो है बेसिक फैक्ट्स के बारे में, कि दुनिया में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जनक किसे माना जाता है, क्या है, इन सब पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि अगर मैं कहूं कि विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो बहुत बढ़िया, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भारत में बात नहीं कर रहा हूं, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? याद लेना, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु। और अरस्तु की पुस्तक का नाम कोई बता सकता है? ठीक है, अरस्तु, क्या नाम हो जाएगा? अरस्तु। और अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स। क्या नाम हो जाएगा? पॉलिटिक्स। इसकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिटिक्स। क्या हो जाएगा बुक का नाम? पॉलिटिक्स। क्लियर की बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आपसे पूछा जाता है कि अगर हम बात करें भारत का संविधान, भारतीय संविधान के माता पिता या जनक या जननी, आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, या शिल्पीकार जो भी आ जाए, वो B.R. अम्बेडकर या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इतना आप सब लोग जानते हैं। पर अगर मैं कहूं विश्व में संविधान की माता किसे कहा जाता है? संविधान की माता किसे कहा जाता है, या माता की जगह में कह दूं जननी? क्या नाम हो जाएगा? तो विश्व में संविधान की माता या जननी किसे कहा जाता है? मैरी वॉल्लोस्टोनक्राफ्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैरी वॉल्लोस्टोनक्राफ्ट को क्या कहा जाता है? संविधान की माता या जननी के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संविधान का संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम, बेटा ये फैक्चुअल बातें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? सर हेनरी मैन ने इस शब्द का क्या करा था? प्रयोग करा था। और ये बेसिकली जो था वो कहां का था? ब्रिटेन की। ठीक है, इसके बाद आधुनिक संविधान का प्रेरक किसे कहा जाता है? आधुनिक संविधान का प्रेरक तो किसे कहा जाता है? हब्बी राबी। किसे कहा जाता है? हब्बी राबी, आधुनिक संविधान का प्रेरक। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसके दिमाग में आई थी, तो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज जो थी उसके दिमाग में सबसे पहले संविधान जैसी कोई चीज हो तो वो किसके दिमाग में पहले आई थी? तो वो ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज के दिमाग में। इसके बाद अब क्या 13 कॉलोनीज मतलब जो रूल करने वाले ब्रिटेन लोग थे उनका नाम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट बनता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे
पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान किसका है? तो आप सभी को पता है किसका है? यूएसए का। पर बेटा अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यूएसए तो सभी को पता है, अब वो क्या पूछेगा? यूएसए के उस प्रांत का नाम। तो याद रखना यूएसए के उस प्रांत का नाम, ये शायद पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएसए ऑप्शन में नहीं दिया था, उन्हें ऑप्शन में क्या दिया था? फिलाडेल्फिया, इन्हें भी एक नाम दिया था। विश्व का सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो क्या है? यूएसए के फिलाडेल्फिया का सबसे पहला लिखित संविधान। ये सबसे पुराना अगर कहा जाए तो कहां का हो जाएगा? अमेरिका का। अगला मैं कहूं विश्व का सबसे नया संविधान, विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? तो याद रखना किसका हो जाएगा? सबसे नया संविधान हो जाएगा नेपाल का। और इसे लागू कब किया गया था? तो 2015 में। इसे कब लागू किया गया था? 2015 में इसे क्या करा गया था? लागू किया गया था। क्लियर नहीं बात? इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि एशिया का प्रथम संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, लिखित संविधान, तो वो कौन सा देश का हो जाएगा? याद रखना वो कौन सा देश हो जाएगा? जापान। कौन सा देश हो जाएगा? जापान। कौन सा देश हो जाएगा? जापान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसका है? सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो याद रखना किसका है? भारत का। इसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? तो अनुच्छेद कितने हैं? 395 आर्टिकल। कितने अनुच्छेद हैं? 395 आर्टिकल। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो याद रखना सबसे जो छोटा संविधान है तो किस देश का हो जाएगा? याद रखना सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका है? अमेरिका का है। और कितने आर्टिकल हैं? तो मात्र इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 7। कितने अनुच्छेद हैं? तो टोटल इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 7 देखने के लिए। क्लियर थी बात? ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। ये हमने थोड़ा वर्ड के बारे में बात कर लिया। अब जो हम कल वाली जो क्लास में बात करेंगे वो मेनली बात करेंगे किसके बारे में? कल के इससे जो क्लास शुरू करेंगे वो संविधान और भारत में संविधान की डिमांड्स के बारे में, संविधान की शुरुआत कैसे हुई, उन सब के बारे में क्या है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज पहले हमने देखा कि कौन कौन से फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में के बारे में जाना हमने कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं वो बात हमने जाना, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप का होता है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। इसके बाद जो हमने देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, और आपको नागरिकता भी अभी हम देखेंगे, राजशाही व्यवस्था भी देखेंगे, हम जब प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो उन सब चीजों को और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने जो बात करी बेसिक पॉइंट कि जैसे कि सबसे पहले किसे जनक माना जाता है, कौन संविधान की माता है, ठीक है, कहाँ पर सबसे पहले संविधान लिखा गया था, सबसे पहला सबसे नया संविधान किसका है, सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा किसका है, एशिया में सबसे पहले किसका लिखित संविधान है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्या करी बात करी। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे वो मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो फिर आज करेंगे।